नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के लिए फरवरी माह में एग्जाम जो 2021 में आपका प्रस्तावित है, उसके लिए सामाजिक अध्ययन का जो विषय है उसका आज हम देखेंगे। वीडियो नंबर जो है वो 1 और कंप्लीट कोर्स हम आपको 4 वीडियो में जो है वो प्रोवाइड करके जो है वो देंगे। तो 4 वीडियो में पूरा कोर्स आपको देखने को मिलेगा। सुबह 11 बजे की टाइमिंग है, जिनको नहीं पता है याद कर लीजिए, और डेली आपको लाइव देखना है। पेपर से पहले एकदम आप प्रिपेयर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्या क्या आपके सिलेबस में है। तो सिलेबस पहली बार फर्स्ट वीडियो है, तो सिलेबस हम पढ़ के भी आपको सुना देते हैं। 1857 की क्रांति से संबंधित सारी चीजें हैं। इसी प्रकार राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित हैं चीजें, और विभिन्न प्रकार के धर्म सुधार आंदोलन है कोर्स में। फिर पूर्ण स्वतंत्रता की मांग से संबंधित चीजें हैं। फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख उदार और उग्र राष्ट्रवादी नेता, उन सभी के बारे में है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट पेज में देखते हैं। नेक्स्ट पेज में है भारतीय या भारत राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख उदार और उग्र राष्ट्रवादी नेताएं जो हैं, उनके संबंध में उनका क्या योगदान है। फिर आपका ज्योग्राफी पोर्शन है, जैसे कि जलवायु और मौसम में अंतर। इसी प्रकार भारत के प्राकृतिक प्रदेश में अगर बात करें तो बनावट, कृषि, उद्योग धंधे, ये सारी चीजें। उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक प्रदेश की बात करें तो वो सब है आपका इसमें। उत्तर प्रदेश की खनिज संपदा से संबंधित चीजें हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख आयात निर्यात, कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश से संबंधित काफी चीजें हैं। फिर पर्यावरण प्रदूषण जो है उससे संबंधित चीजें हैं। फिर आपका संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में है। फिर जनगणना, और फिर नागरिक सुरक्षा। इसी प्रकार तीसरे पेज की बात करते हैं तो सरकार की विभिन्न प्रकार की जो जनहित योजनाएं हैं वो सब आपके कोर्स में है। गैर सरकारी संगठन से संबंधित चीजें हैं। विविधता में एकता, राष्ट्रीय एकता के प्रतीक, ये सब है। आतंकवाद संबंधी सारी चीजें हैं, सांप्रदायिकता, ये सब मुद्दे जो हैं। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में है। इसी प्रकार गरीबी, जनसंख्या वृद्धि, इन सभी चीजों के बारे में है। और फिर भारत में गरीबी के कारण, भारत जो है उसमें गरीबी रेखा, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, ये जो है वो कुछ पॉइंट हैं। और सबसे लास्ट पेज आपका है जिसमें बेरोजगारी, साक्षरता दर, भारत में खाद्य सुरक्षा और सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इसी प्रकार भूमंडलीकरण तथा सांख्यिकी, इस इतना सब कुछ आपके कोर्स में है। तो पढ़ने मात्र से ही आपको समझ में आ रहा है कि कितना कुछ है, पर हम एक रिवीजन के तौर पर चीजों को देखेंगे तो जो सबसे खास खास चीजें हैं उनको हम शामिल करते हुए जो है वो चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा 1857 ईस्वी की क्रांति। 1857 ईस्वी की क्रांति से जो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है वो इनके कारण से संबंधित पूछा जा सकता है कि 1857 की क्रांति आखिर क्यों हुई। ये सबसे पहला प्रश्न उठता है। तो सबसे पहले, उससे भी पहले आप कह सकते हैं आपको पता होना चाहिए तारीख की, आखिर 1857 की क्रांति हुई कब। तो आप क्या कहेंगे, 10 मई 1857 को जो है वो हुई थी। ये तारीख आपको एकदम रटी होनी चाहिए। रीजन क्या है, रीजन ये है कि ये आपसे बहुविकल्पीय में प्रश्न पूछा जाता है कि क्रांति की शुरुआत जो है वो कब से हुई, और ये जो क्रांति आपकी शुरू हुई तो कहां से शुरू हुई ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मेरठ से जो है वो शुरू हुई, मेरठ से हुई थी। फिर धीरे धीरे कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध आदि स्थानों पर आप कहेंगे फैल गई थी। और इसी को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। स्टार्ट जब हुआ था तब इसे माना गया था एक सैन्य विद्रोह के रूप में, जब 1857 की क्रांति हुई थी। जैसे 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 और लोग जुड़ते गए, इसका जो स्वरूप है बढ़ता चला गया। तो इसका एक स्वरूप नया देखने को मिला, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह, उसके रूप में हमने इसे जो है वो देखा। अब जो आपसे प्रश्न में पूछा जाता है तो 1857 की क्रांति के बारे में थोड़ा बहुत आपको मैंने बताया। फिर कारण पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले कारण में आप लिखेंगे राजनीतिक कारण। आप केवल और केवल क्या याद रखिए, हेडिंग याद रखिए, क्योंकि प्रश्न जब आपको आएगा पेपर में इससे संबंधित तो आपको हेडिंग के अंतर्गत ही पॉइंट जो है वो लिखने होंगे, और मैं यहाँ पर आपको जो मेन पॉइंट है केवल वही बताता हूँ। सबसे पहला पॉइंट राजनीतिक में लिखेंगे आप, 2 ही पॉइंट याद रखिए। पहला है जो लॉर्ड डलहौजी था उसकी अपहरण नीति। पहला क्या है, शॉर्ट में लिखते हैं लॉर्ड डलहौजी जो है इसकी अपहरण नीति। अपहरण नीति पहला राजनीतिक कारण था। और दूसरा कारण में आप कहेंगे पक्षपातपूर्ण न्याय प्रणाली।
पक्षपातपूर्ण न्याय प्रणाली जो है आपका राजनीतिक कारण में आएगा। कहने का मतलब है कि जो ब्रिटिश के खुद के हैं उनके साथ आप न्याय कर रहे हैं, भारतीयों के साथ अन्याय हो रहा है, तो ये एक न्याय प्रणाली जो व्यवस्था है वो भी इस राजनीतिक कारण के अंतर्गत आएगी। दूसरे की बात करते हैं। अच्छा, आपके मन में ये भी आ सकता है ये जो लॉर्ड डलहौजी है इसकी अपहरण नीति थी क्या? तो इसने कहा था कि जिन शासकों का कोई उत्तराधिकारी नहीं होता है तो वे पुत्र किसी दूसरे पुत्र को गोद नहीं ले सकते हैं। तो ये नीति इसने लागू की थी लॉर्ड डलहौजी ने। इससे क्या करता था, राज्य हड़प लेता था। तो आपका ये हो गया पहले कारण में। फिर हम राजनीतिक कारण की बात करते हैं, इसके बाद धार्मिक कारण की। तो धार्मिक कारण में जो सबसे बड़ा कारण था वो आपका था चर्बी लगे कारतूस। चर्बी लगे कारतूस जो है आपका, इसमें आपको एकदम पॉइंट जो है वो अपने दिमाग में रखना है और सबसे प्रमुख कारण के रूप में भी इसे देखा जाता है। अब चर्बी लगे कारतूस का क्या कहने का मतलब है, इस पॉइंट को भी समझिए। ऐसा होता था कि जो कारतूस होती थी उसको मुंह से जबड़े से खोलना पड़ता था, तो सुअर की चर्बी का उसमें ऐसा उस समय बताया गया कि वो सुअर की चर्बी का बना होता था, तो उस कारतूस को मुंह से चबाना पड़ता था या खोलना पड़ता था। तो वही एक धार्मिक जो भावना होती उसको आहत पहुंचाता है। तो आपका 1857 की क्रांति में ये एक बहुत बड़ा कारण था। और केवल सुअर की चर्बी ही नहीं, गाय की चर्बी के बारे में भी इसमें बताया गया था कि गाय और सुअर की चर्बी के मिले होने की अफवाह थी। तो धीरे धीरे वही चीज, एक विद्रोह नहीं होता, विरोध धीरे धीरे उत्पन्न होता है, तो वही यहाँ पर देखने को मिला। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तीसरा। तो आप कहेंगे सैनिक कारण। सैनिक कारण की अगर बात करें तो आप इसमें कह सकते हैं कि जो भारतीय थे उनको उच्च पद ना देना, भारतीयों को उच्च पद जो है वो ना देना, ये सैनिक कारण में जो है वो आएगा। चौथे पॉइंट की अगर बात करें तो आप कहेंगे आर्थिक कारण। इसमें इसमें जो कुटीर उद्योग थे, आर्थिक मतलब होता है धन से संबंधित, तो आर्थिक कारण में आया जो कुटीर उद्योग धंधे थे वो धीरे धीरे नष्ट होने लगे। क्यों? क्योंकि मशीनरी धीरे धीरे बढ़ रही थी। हर काम जब मशीन से ही होने लगेगा तो कुटीर उद्योग का विनाश होने लगेगा। तो कुटीर उद्योग जो धंधे थे उनका विनाश जो है वो, ये भी आपके 1857 क्रांति जो है उसके कारण में आता है और इसको आप आर्थिक कारण के रूप में कह सकते हैं। पांचवा अगर बात करें तो सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में आप क्या कहेंगे कि जो अंग्रेजी भाषा है और अंग्रेजी सभ्यता है, समाज से संबंधित कारण हम जोड़ेंगे ना इसमें, तो अंग्रेजी भाषा और अंग्रेजी सभ्यता, इसका जो है वो विरोध, ये भी आप कहेंगे कि इसमें जो है वो कारण में आया। तो ये बस 5 पॉइंट ध्यान रखिएगा, राजनीतिक कारण, धार्मिक कारण, सैनिक कारण, आर्थिक कारण और सामाजिक कारण। मेन चीज आपने समझ लिया चीजों को, तो आप इन पॉइंट को और थोड़ा अपने आप से चीजें लिखकर इस प्रश्न को बढ़ा सकते हैं। प्रश्न लघु में पूछा गया है या अति लघु में, उसके हिसाब से। तो ये तो हो गए आपके कारण। क्या है ये सभी? 1857 ईस्वी की क्रांति के कारण। अब हम बात करते हैं कि ये क्यों जो है वो असफल रही थी। ये जो कारण आपने देखे, ये सफलता इसमें नहीं प्राप्त हुई थी। अब हम बात करते हैं क्यों असफल रही थी। असफलता के कारण में 2 पॉइंट आप याद रखिए। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट कि जो क्रांति थी वो समय से पहले हो गई थी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्रांति समय से पहले हो गई थी। तो समय से पहले का मतलब क्या? एक्चुअल में तारीख आपकी जो निश्चित की गई थी वो तारीख थी 31 मई 1857 की। पर आपकी क्रांति 1831 मई को नहीं हुई। कि स्टार्टिंग में मैंने डेट बताई तो आपकी हुई थी एक्चुअल में 10 मई 1857, यानी बहुत पहले ही हो गई। तो जब पहले से कोई चीज हो जाए, जैसे आपका एग्जाम अभी 2 3 4 से प्रस्तावित है, आप उसके हिसाब से तैयारी सब कर रहे हैं और कल को कोई बता दे कि नहीं नहीं आपका पेपर जो है 29 तारीख से है, तो आप जो प्रिपेयर थे वो आपका सब मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि आप तो उसी के हिसाब से तैयारी कर रहे थे। तो वही यहाँ पर भी हुआ कि क्रांति जो है उसके लिए सारी तैयारियां 31 मई 1857 के लिए चल रही थी, पर क्रांति आपकी 10 मई 1857 को हो गई। तो ये एक असफलता का कारण में। और दूसरा एक और आप कहेंगे कि संचार जो साधन थे उनका अभाव था। जैसे आपको कोई संदेश इधर से उधर पहुंचाना है तो उसमें कठिनाई है, तो बस एक ये भी एक प्रमुख कारण में जो है वो आएगा। तो बस 2 याद रखिए पॉइंट, बाकी आप अलग से जितने भी पढ़ लीजिए। मैं आपको कम से कम चीजों में, कम से कम शब्दों में सारी चीजें बताने का प्रयास कर रहा हूँ। परिणाम की अगर बात करें तो इसका क्या परिणाम हुआ, तो सबसे पहला परिणाम ये हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी
ये जो इसका शासन चल रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो जो है वो समाप्त हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी शासन समाप्त, इस टाइप से आप लिख सकते हैं। शासन अंत या समाप्त कुछ भी लिख सकते हैं। और दूसरा जो आपका था, जो मैंने अभी लॉर्ड डलहौजी के संदर्भ में बताया था कि दत्तक पुत्र लेने का जो अधिकार था, दत्तक पुत्र लेने का अधिकार वो यहाँ से प्राप्त हो गया, क्योंकि उसने रोक लगा दी थी लॉर्ड डलहौजी ने। तो इस यहाँ से आपका परिणाम ये प्राप्त हुआ कि फिर यहाँ से अधिकार प्राप्त हो गया। तो परिणाम के रूप में ये 2 पॉइंट आप याद रख सकते हैं। और ये भी तो आप कह सकते हैं, जैसे मैंने आपको चीजें समझाई तो आपको स्वयं भी ये समझ में आ रहा है कि इतनी अधिक संख्या में लोग जुड़े इस विद्रोह के लिए, तो वो एक एकता भी तो देखने को मिली। तो परिणाम में ये भी तो आप कह सकते हैं कि जो अगला विद्रोह या अगला कोई कार्य है जिसके संदर्भ में सभी को इकट्ठा होना है, तो वो भी एकता पनपी। तो वो कुछ पॉइंट लेकर भी आप परिणाम में लिख सकते हैं। तो अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। और नेक्स्ट पॉइंट इसी से ही संबंधित है कि अलग अलग जगह से विद्रोह जो है अलग अलग हुआ था, अलग अलग जगह से। तो उसके प्रमुख केंद्र और केंद्र के प्रमुख नेता के रूप में कौन थे। यहां से प्रश्न आप देखेंगे तो आपका यूपी टेट में भी पूछा जाता है, सुपर टेट में भी पूछा जाता है। तो जब आपको वहां पढ़ना ही है तो ये चीज यहाँ भी पढ़ते चले, क्योंकि कोर्स में तो यही है। अब आपका 1857 की क्रांति है, तो हो सकता हो यहां से प्रश्न आपसे एमसीक्यू में पूछ लिया जाए। आपसे कैसे प्रश्न पूछा जाएगा कि कानपुर से 1857 ईस्वी की क्रांति का विद्रोह या नेतृत्व, विद्रोह ना कहिए, नेतृत्व किसने किया। ऑप्शन में अलग अलग नाम दिए होंगे, आप कहेंगे नाना साहेब ने। तो ये नाम रख लीजिए, दिल्ली से जनरल बख्त खान ने किया था, कानपुर से नाना साहब ने किया था, लखनऊ से बेगम हजरत महल ने किया था, बरेली से खान बहादुर ने किया था, बिहार से कुंवर सिंह ने किया था, फैजाबाद से मौलवी अहमद उल्ला ने किया था, झांसी से आप सभी जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई ने किया था, इलाहाबाद से लियाकत अली ने किया था और ग्वालियर से तात्या टोपे ने किया था। तो ये सभी नाम रट लीजिएगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट कौन है जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, तो नाना साहब बहुत पूछा जाता है, तात्या टोपे बहुत पूछा जाता है, कुंवर सिंह भी आपको कहीं कहीं देखने को मिलता है। बाकी देखने को सब मिलते हैं, पर ये नाना साहब तात्या टोपे अधिकतर जो एसएससी का पेपर हो गया, जूनियर असिस्टेंट यूपी लेवल के कुछ पेपर हो गए, उनमें बहुत देखने को मिलता है। तो कुछ ये याद तो आपको सारे करने होंगे, आगे भी हेल्प करेंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। इसी प्रकार मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर चीजें प्रोवाइड करा सकूं और इसी प्रकार पेपर तक मैं आपके लिए मेहनत करता रहूं। और जितनी मेहनत मैं कर रहा हूं उससे डबल मेहनत आपको करनी है, चीजों को याद करना है। ऐसा नहीं केवल देख के और सो गए जाकर, चीजों को देखिए, बार बार देखिए। वीडियो एक बार में नहीं चीजें याद होंगी, दोबारा देखिए और चीजों को याद कीजिए, क्योंकि पेपर में आप वही चीजें लिख के आएंगे जो आपके दिमाग में होंगी। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अब। नेक्स्ट टॉपिक आपका है मुस्लिम समाज सुधार आंदोलन। मुस्लिम समाज सुधार आंदोलन में अगर आपसे पूछा जाए कि क्या उद्देश्य था, तो आप क्या कहेंगे। मुस्लिम संबंधी शिक्षा है, समाज है, उसको आगे बढ़ाना, उसमें सुधार करना, यही सारी चीजें आप लिखेंगे। पर आपको जो याद रखना है वो मैं यहाँ पर बताऊंगा, और वो आपको ट्रिक से बताऊंगा बहुत ही अच्छी, कि एक बार में ही सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। तो ट्रिक बहुत ही सिंपल सी है। आपको एक वर्ड खाली याद रखना है, वादा। चलिए, जैसे मान लीजिए किसी ने एक व्यक्ति ने दूसरे से वादा किया है, मुस्लिम समाज सुधार आंदोलन से ही संबंधित वादा किया कि हम इसका करेंगे, इसके संबंध में सुधार करेंगे, पर वो वादा क्या हो गया, फेल हो गया। एफ, बस यह ध्यान रखिए, वादा फेल हो गया। कोई भी कहानी अपने मन से जोड़ सकते हैं जो आपको याद हो, इस वादा और एफ से आप जोड़ लीजिए जो आपकी सहूलियत के लिए हो। मैंने तो एक इसी टॉपिक से ही संबंधित हम पढ़ रहे हैं मुस्लिम समाज सुधार आंदोलन, तो इसी से ही जोड़ के बता दिया कि मुस्लिम समाज सुधार से संबंधित आपने किसी से बात की, तो उसने वादा किया था पर वो वादा फेल हो गया, वो नहीं कर पाया, किसी दूसरे ने किया, तो बस वादा फेल हो गया। अब इसी से ही सारे आपके हैं। वी से आपको याद रखना है वहावी आंदोलन। वी से आपका क्या होगा, वहावी आंदोलन। क्योंकि जब प्रश्न में आपसे पूछा जाएगा मुस्लिम समाज सुधार से संबंधित कोई भी प्रश्न, तो आपको क्या करना है, जितने भी मैं यहाँ पर ट्रिक से संबंधित चीजें बता रहा हूं सब उसमें लिख देनी है। तो आपका ऑलरेडी प्रश्न बड़ा हो जाएगा, तो वैसे भी उतनी इंफॉर्मेशन उसमें हो जाएगी। कोई भी प्रश्न में 2 नंबर से 1.5 से कम नहीं दे सकता, इतनी सारी इंपॉर्टेंट चीजें अगर आप लिखेंगे। ए से क्या हो जाएगा, ए से हो जाएगा आपका अलीगढ़ आंदोलन। और अलीगढ़ बहुत से पेपर में पूछा जाता है, क्यों पूछा जाता है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। अलीगढ़ आंदोलन। डी से आपका क्या हो जाएगा, देवबंद आंदोलन। बहुत से पेपर की बात मैं यहाँ पर इसलिए करता हूँ
रीजन क्या है कि ऐसा नहीं कि केवल जब डीएलएड ही बीटीसी में ही सब कुछ हुआ जा रहा है, आप और भी पेपर की भी साथ में तैयारी कीजिए और भी कंपटीशन लेवल के एग्जाम दीजिए, हो सकता है उसमें पहले आपका सिलेक्शन हो जाए। तो इसीलिए आपको हर तरीके से जो है वो चौकन्ना रहना। ए से आपका अहमदिया आंदोलन, अहमदिया आंदोलन, और जो एफ है इससे आपका फराजी आंदोलन। तो है अच्छी ट्रिक, एक साथ देखे सारे नाम याद हो जाएंगे। आप 2 से 4 बार खुद से बोलेंगे। वादा का जो वी है, वी से वहाबी, ए से अलीगढ़, डी से देवबंद, दूसरा ए है उससे अहमदिया, पहले वाले ए से अलीगढ़ था, दूसरे वाले ए से अहमदिया, और एफ से फराजी आंदोलन। ये सभी क्या है? सभी आंदोलन है मुस्लिम समाज सुधार से संबंधित। अब इनके कौन मेन प्रमुख थे उनका अब नाम बताते हैं। तो वहाबी आंदोलन के थे सर सैयद अहमद बरेलवी, या अध्यक्ष के रूप में भी आप कह सकते हैं सैयद अहमद बरेलवी। ये थे वहाबी आंदोलन के। अलीगढ़ आंदोलन के थे सैयद अहमद खां, नाम आपने अवश्य सुना होगा सैयद अहमद खां का, क्योंकि बहुत से पेपर में मैंने कहा पहले ही कहा कि ये देखने को मिलते हैं, सैयद अहमद खां। देवबंद आंदोलन के हैं मुस्लिम उलेमा, मुस्लिम उलेमा। अहमदिया आंदोलन के हैं मिर्जा गुलाम अहमद, मिर्जा गुलाम अहमद। और हाजी, ये फराजी आंदोलन के हैं हाजी शरीयत उल्लाह। नाम चलिए ऊपर ही लिख देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या नाम है इनका? हाजी शरीयत उल्लाह, ये जो है इनका नाम है। तो इतने सब हो गए आपके। अब यहाँ पर अलीगढ़ आंदोलन से संबंधित आपको याद रखना है कि 1875 सन भी ध्यान रखिएगा, 1875 में अलीगढ़ में, अलीगढ़ आंदोलन है तो अलीगढ़ में ही मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना हुई थी। शॉर्ट में मैं लिख भी देता हूँ, मोहम्मडन एम, एंग्लो के लिए ए लिख देते हैं, ओरिएंटल के लिए ओ लिख देते हैं, और कॉलेज के लिए सी लिख देते हैं। तो मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में अलीगढ़ में हुई थी, सैयद अहमद खां जो है इन्हीं के द्वारा। प्रश्न डायरेक्ट भी पूछा जाता है कि सैयद अहमद खान के संबंध में क्या, कि मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की? ऑप्शन में अलग अलग नाम होंगे तो आप कहेंगे सैयद अहमद खान ने की थी। एक पॉइंट ये याद रखना है, और दूसरा पॉइंट इसी से ही संबंधित ध्यान रखना है कि इसी 1875 में जो मैंने बात की, 1920 जब सन आया तो इसी का नाम बदल दिया गया, और इसका नाम क्या रख दिया गया इसी कॉलेज का? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। अलीगढ़ मुस्लिम, बहुत से पेपर न्यूज़पेपर में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से संबंधित देखिए समाचार भी निकलते रहते हैं, जैसे जेएनयू काफी चर्चा में रहता है, तो ये भी आपका इसीलिए रहता है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। तो इसी का नाम बदला गया है, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 में जिसकी स्थापना हुई थी, तो 1920 में उसका नाम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय रख दिया गया है। तो इतनी चीजें ही हैं केवल आपकी मुस्लिम समाज सुधार से संबंधित। बस आप इस ट्रिक को ध्यान रखिएगा जो यहाँ पर लिखी है, वादा फेल हो गया, क्योंकि इससे ही आप चीजों को आसानी से जो है वो निकाल सकते हैं। वादा फेल हो गया। और आपसे कोई भी प्रश्न आए मुस्लिम समाज सुधार सेवा आंदोलन से संबंधित, इन्हीं सब पॉइंट को ही आप पॉइंट बनाकर लिखेंगे। ऐसा ना सोचिएगा कि आपसे पूछा गया है कुछ और तो आप ये लिख नहीं सकते, ये सब उसी से ही संबंधित है तो लिखेगा। रफ करते हैं सारी चीजों को, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। नेक्स्ट आपका है ब्रह्म समाज। देखिए ब्रह्म समाज में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो आपकी क्या है, कि इसके संस्थापक तो आप सभी जानते हैं कौन थे? राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। अब कई बार जब पेपर में आता है कि ऑप्शन में लिखा रहता है कि ब्रह्म समाज प्रार्थना समाज जिसकी स्थापना किसने की थी, तो ऑप्शन में बहुत कंफ्यूज करता है। तो कभी ना आप कंफ्यूज हो जाइए, ब्रह्म समाज में ब्रह्मा वर्ड आ रहा है,
जो कि आपका एक भगवान है, ब्रह्मा भगवान। सेम चीज राजा राम मोहन राय में भी देखिए राम आ रहा है, ये भी एक भगवान है। तो कभी ना कंफ्यूज होइएगा, दोनों में ही भगवान भगवान से जोड़कर आप जो है वो याद रख सकते हैं यदि कंफ्यूजन हो। वैसे तो ये चीजें आपने बचपन से ही रटी होंगी, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी, पर जब ऑप्शन में सभी नाम आ जाते हैं ना, प्रार्थना समाज भी आ जाता है और जैसे कि आपका आर्य समाज आ जाता है, रामकृष्ण मिशन आ जाता है, तो आपको कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने बताया। इसकी भी ट्रिक की हम लास्ट में बात करेंगे, पर उससे पहले ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? तो आपकी 1828 ईस्वी में जो है वो हुई। और कहाँ हुई? तो कोलकाता में हुई। ये एकदम आपको याद ही रखना है। ये तो नॉर्मल हो गया इनके बारे में, पर राजा राम मोहन राय के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपके और अन्य एग्जाम में भी हेल्प करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना यदि आपसे पूछा जाए किसने की, तो आप कहेंगे राजा राम मोहन राय ने की थी आत्मीय सभा की स्थापना। फिर एक और सन आप याद रखिए 1815 के अलावा 1817, इसमें जो है हिंदू कॉलेज की स्थापना जो है की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा, हिंदू कॉलेज की स्थापना। और एक और सन आप याद रखिए, वो है 1825, इसमें आपका कलकत्ता वेदांत कॉलेज की स्थापना जो है वो इन्हीं के द्वारा की गई, कलकत्ता वेदांत कॉलेज। इन्हीं के द्वारा संवाद कौमुदी नामक एक साप्ताहिक पत्र भी निकाला जाता था, जो कि बहुत से कॉम्पिटेटिव लेवल वाले एग्जाम में बार बार प्रश्न रिपीट होता है। संवाद कौमुदी ये जो पत्र है या साप्ताहिक पत्र आप कह सकते हैं, ये किसके द्वारा जो है प्रकाशित किया जाता था? तो कोलकाता से थे ये, तो कोलकाता से ही प्रकाशित होता था। और ये एक बंगाली साप्ताहिक पत्र था। 1821 में जो है ये आपका स्टार्ट हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय जी से संबंधित है। इतनी चीजें आप इनके बारे में ध्यान रखेंगे। अब थोड़ा सा बात करते हैं ब्रह्म समाज के बारे में, और उसके लिए भी हम एक बेहतरीन सी ट्रिक से ही चीजों को याद करेंगे। और ट्रिक आपकी बहुत ही अच्छी है। क्या ट्रिक है? बीजेपी बीएससी। बीजेपी जो है सरकार है, उसने क्या कर लिया है? बीएससी कर लिया है। बस इतनी सी ट्रिक है। ब्रह्म समाज से संबंधित सभी पॉइंट आपको इस ट्रिक से याद हो जाएंगे। देखते हैं कैसे। बी से आपका होगा बाल विवाह। पहले सभी चीजें लिख देते हैं, फिर इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। जो जे है, इससे आपका होगा जाति प्रथा। जो पी है, इससे आपका होगा पर्दा प्रथा। जो ये वाला बी है, इससे होगा आपका बहुविवाह। जो ये एस है, इससे होगा आपका सती प्रथा। और जो सी है, इससे होगा आपका छुआछूत। तो ये आपकी ट्रिक है बीजेपी बीएससी। जितने भी यहां पर नाम लिखे हुए हैं, इन सभी का ब्रह्म समाज में आप कहेंगे विरोध किया गया था, अंत किया गया था। इस टाइप से चीजों को लेकर लिख सकते हैं। जैसे बाल विवाह जो है, इसका उस समय बहुत प्रचलन था, पर ब्रह्म समाज ने जो उस समय व्याप्त कुरीतियां थी, जाति प्रथा, बाल विवाह, इस सभी को समाप्त करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो जब आप पॉइंट लिखते हैं ना, तो ये सब पॉइंट नहीं याद आते हैं, बाल विवाह, जाति प्रथा, पर्दा प्रथा। तो ये जो बीजेपी बीएससी, इससे आप आसानी से इन सभी चीजों को एक धागे में पिरोकर याद रख सकते हैं। तो जे से आपका जाति प्रथा हो जाएगा, बी से बाल विवाह, पी से पर्दा प्रथा, पी से बहुविवाह। दो बार बी आया, इस चीज का ध्यान दीजिएगा, एक बी ये आया है और एक बी ये आया है। एस जो है इसे सती प्रथा, और जो सी है इससे छुआछूत। अब मैं आपको इस जो एस से सती प्रथा लिखा हुआ है, इसके बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट बताता हूं। जगह नहीं है, नेक्स्ट पेज पे हम बात करते हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, जो बात की हमने सती प्रथा, तो सती प्रथा का अंत जो है वो इसी समय हुआ था। ये तो आपने देख लिया ट्रिक से। कब हुआ था? 1829 में हुआ था।
मैंने बताया कि 1828 में आपका जो ब्रह्म समाज है उसकी स्थापना कोलकाता में 1828 ईस्वी, ध्यान रखिएगा सन में लगा दीजिएगा वो तो जाहिर सी बात है। 1828 ईस्वी में कोलकाता में राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। इतनी चीज मैंने आपको बताई। तो इससे जस्ट एक साल बाद ही ये सन है, तो आपको याद करने में आसानी होगी कि उसके एक साल बाद ही 1829 में जो है राजा राम मोहन राय थे और साथ ही साथ लॉर्ड विलियम बेंटिक, इनका नाम ध्यान रखिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इन दोनों के सहयोग से आप कहेंगे संवैधानिक रूप से जो सती प्रथा था इसका जो है वो अंत हो गया। अब प्रश्न यहां से कैसे आ सकता है, बहुविकल्पी में आपसे पूछा जा सकता है कि सती प्रथा जो है इसका अंत ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे जिनके द्वारा अंत किया गया, इस टाइप से। या एक और तरीका हो सकता है कि ब्रह्म समाज ना लिखा हो, डायरेक्ट लिखा हो कि सती प्रथा का अंत जो है वो किसके या किस भारतीय के द्वारा किया गया। दूसरा एक प्रश्न इसी को यानी इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि किस गवर्नर जनरल के समय में सती प्रथा का अंत हुआ। तो मतलब प्रश्न इस टाइप से पूछे जा सकते हैं, आपको लॉर्ड विलियम बेंटिक ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट, जो कि है आपका प्रार्थना समाज। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो उम्मीद करते हैं जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं सभी लोग लाइक ऑलरेडी कर चुके होंगे, और जिन्होंने नहीं किया हो तो कर दीजिएगा। और जो छात्र हैं आपके सगे संबंधी यानी कि आपके मित्र यार जिनको भी पेपर देना है डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर का, सभी के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए, आपके जो भी ग्रुप बने हुए हैं, ताकि सभी लोग जो है वो अच्छे से देख सकें, सभी लोग आपके बैच के पास हो जाएं अच्छे अच्छे नंबर से। प्रार्थना समाज की चलिए बात करते हैं। प्रार्थना समाज में सबसे पहले आप क्या कहेंगे कि इसकी स्थापना किसने की थी। तो दो नाम आपको देखने को मिलते हैं। एक नाम देखने को मिलता है आत्मारंग, आत्मारंग नहीं आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग। और एक और नाम देखने को मिलता है वो है केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन। अब इन दोनों में आपको याद कैसे रखना है कि प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग जो है इन्होंने की थी और केशव चंद्र जो है इनके सहयोग से की थी। अब ये आपकी लाइन कंप्लीट हुई। अब आपको समझ में आया होगा कि आत्माराम पांडुरंग ने की तो थी पर केशव चंद्र सेन जो है इनके सहयोग से की थी। अब यहां से एक प्रश्न ये भी आता है कि प्रार्थना समाज जो है इसको आगे बढ़ाने का श्रेय जो है वो किसे जाता है। तो आगे बढ़ाने का श्रेय जो है वो महागोविंद रनाडे, इनको जो है वो जाता है। महागोविंद रनाडे जो है इनको आगे बढ़ाने का श्रेय जो है वो जाता है। इन्होंने एक महत्वपूर्ण कार्य किया था, वो भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं, वो था 1884 में पूना दक्कन एजुकेशन एसोसिएशन, इसकी जो है वो स्थापना इन्होंने की थी। किसने की थी? महागोविंद रनाडे ने। क्योंकि आपका पेपर जिस टाइप से बनता है उसमें थोड़े से जीके टाइप वाले क्वेश्चन ऐड कर दिए जाते हैं, तो ये सब थोड़ी छोटी छोटी बातें हैं जो याद रख सकते हैं। वापस से लौटते जो हम बात कर रहे थे प्रार्थना समाज की, तो प्रार्थना समाज से यदि प्रश्न आएगा तो सबसे पहले क्या आएगा कि इसकी स्थापना कब हुई। तो 1867 ईस्वी में हुई। कहाँ हुई? तो आप कहेंगे बंबई में जो है वो हुई। ये दोनों पॉइंट आपको हर हाल में ध्यान रखने हैं क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण है, वो तो मैंने एक एक्स्ट्रा पॉइंट के तौर पर बताया था। अब यहाँ पर कुछ नियम और सिद्धांत भी हैं, जैसे कि प्रार्थना समाज में बताया गया है कि ईश्वर ही इस ब्रह्मांड का रचयिता है। ईश्वर की आराधना से ही संसार और दूसरे संसार में सुख प्राप्त हो सकता है। ईश्वर अवतार नहीं लेता है और कोई भी एक पुस्तक ऐसी नहीं है जिसे स्वयं ईश्वर ने रचा अथवा प्रकाशित किया हो अथवा जो पूर्णतः दोष रहित हो। इसी प्रकार और भी पॉइंट अलग अलग हैं, ईश्वर के प्रति ही नियम और सिद्धांत प्रार्थना समाज में बताए गए हैं। यदि एक पॉइंट में आपको प्रार्थना समाज के बारे में याद रखना हो तो आप ये याद रख सकते हैं कि ब्रह्म समाज की एक शाखा के रूप में थी और धार्मिक सुधारों की अपेक्षा यहाँ पर सामाजिक सुधारों पर बल ज्यादा दिया गया था। क्योंकि इससे पहले जो हमने देखा था, किसको देखा था हमने? ब्रह्म समाज को, जिसमें धार्मिक सुधार बहुत से थे, पर इसमें यदि आप गौर से देखेंगे तो सामाजिक सुधारों पर अधिक जो है वो
जोड़ दिया गया था, किसकी कंपैरिजन में? धार्मिक सुधारों के कंपैरिजन में। इतनी ही चीजें मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूं। पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, स्क्रीनशॉट आप लेते चलिएगा। नेक्स्ट आपका देखते हैं आर्य समाज। आर्य समाज से सबसे पहला प्रश्न कि आर्य समाज जो है इसकी स्थापना किसने और कब की थी? तो किन्होंने की थी? दयानंद सरस्वती जो है उन्होंने की थी आर्य समाज की स्थापना। दूसरा प्रश्न कि कब की थी? तो आप कहेंगे 1875 में जो है वो की थी। कहाँ की थी? तीसरा प्रश्न, तो आप कहेंगे बंबई में जो है वो की थी। परंतु बंबई में करने के बाद इन्होंने इसे स्थानांतरित कर दिया था। कहाँ? लाहौर जो है वो स्थानांतरित कर दिया था। फिर आपका बहुविकल्पी में प्रश्न पूछा जाता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी जो हैं इनके बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम मूल शंकर जो है वो था। ये बहुविकल्पी में बहुत पूछा जाता है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। फिर अगर इस आर्य समाज के बारे में अगर बात करें तो आप कहेंगे कि ये एक हिंदू सुधार आंदोलन था। हिंदू सुधार आंदोलन जिसकी स्थापना इन्होंने की थी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। अब इसमें क्या क्या पॉइंट आप याद रख सकते हैं? तो आर्य समाज में पॉइंट में छोटा छोटा लिख देता हूं, जैसे कि आपका मूर्ति पूजा हो गया, या फिर अवतारवाद हो गया, या फिर बलि हो गया, या फिर झूठे कर्मकांड हो गए, या फिर किसी प्रकार का अंधविश्वास हो गया। इन सब को ये नहीं मानते थे, यानी कि अस्वीकार करते थे। और छुआछूत और जातिगत जो भेदभाव था उसको भी ये पूरी तरीके से नकारते थे, या कह सकते हैं इसका विरोध करते थे। और जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट था आर्य समाज का, उसको हम बात करेंगे ट्रिक से। तो ट्रिक बहुत ही सिंपल सी है, वे दो नो। ये आपकी जो है वो ट्रिक है। इस टाइप से हमने लिखा है, वे दोनों अलग अलग हमने इसलिए लिखा है, इस चीज को अभी बताएंगे हम। वे दोनों दोनों को याद कैसे आप रखेंगे? आर्य समाज में जो संस्थापक हैं इनका नाम मूलशंकर भी है, तो यहाँ पर एक नाम ये आ रहा है, एक नाम मूलशंकर भी आ रहा है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, जहां पर ये दो नाम की बात आ रही है ये ट्रिक इसी वे दोनों से ही संबंधित है। ये भी तो जरूरी है आपको याद रखना कि ट्रिक आपने किसकी जो है वो याद की थी। ट्रिक तो आपको पता चले याद है, पर किसकी थी, याद की थी, याद ही नहीं आ रहा है, तो ऐसे याद रखिएगा ट्रिक को। अब इस वेदों से आपको क्या याद रखना है, इस चीज को देखिए। यदि वेदों को आप एक साथ जोड़िए तो यहां से आपका क्या निकल कर आएगा? वेद। यदि आप इस दोनों को एक साथ जोड़िए तो दोनों से क्या निकल कर आएगा? दो लोग की बात हो रही है। तो बस इन्हीं दोनों से ही समझिए। वेद यहां पर जो है, वेद ही ज्ञान का प्रमुख स्रोत थे जब बात की जाएगी आपकी आर्य समाज की। वेदों के बारे में बहुत ही ज्यादा इसमें बताया गया है, इसीलिए अलग से इसको हाईलाइट करते हुए ट्रिक से आपको याद रखना है कि वेद ही ज्ञान का स्रोत जो है वो थे आर्य समाज में। दूसरा यहाँ पर दो लोग जो लिखा हुआ है, इस दो लोग से मतलब है लड़के और लड़कियां। लड़का लड़कियां, इन दोनों की अगर बात करें तो न्यूनतम विवाह आयु की बात इसमें की गई थी। कितनी कितनी? तो जो लड़के हैं उनकी 25 वर्ष कही गई थी, और जो लड़कियां हैं उनकी 16 वर्ष जो है इसमें बताई गई थी विवाह उम्र। और साथ ही साथ लड़के और लड़कियों की ही बात हो रही है, तो इसी से आप और भी पॉइंट एक याद जोड़ सकते हैं, वो है विधवा पुनर्विवाह, या कह सकते हैं अंतर जातीय विवाह। विधवा पुनर्विवाह या फिर अंतर जातीय विवाह, क्योंकि दोनों ही विवाह से ही संबंधित वर्ड है ना, तो इसीलिए मैंने कहा लड़के लड़कियों से आप इस चीज को भी ध्यान रख सकते हैं कि विधवा पुनर्विवाह और अंतर जातीय विवाह की बात भी आर्य समाज में की गई थी। अब एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आप और अपने दिमाग में रखिए कि जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे इनके द्वारा रचित एक ग्रंथ है बहुत ही ज्यादा फेमस। वैसे जगह नहीं है, नेक्स्ट वाले चलिए पेज पे लिख देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं।
तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी जो हैं इनके द्वारा रचित ग्रंथ जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। ये बहुत पुस्तक पूछी जाती है कि ये किसकी है, तो आपको याद रखना है स्वामी दयानंद जो सरस्वती हैं इन्हीं की जो है ये पुस्तक है। और इसे भी आप चाहें तो ट्रिक से याद कर सकते हैं। कैसे? दयानंद सरस्वती जी का पूरा नाम क्या है? दयानंद सरस्वती। और सरस्वती आप जानते हैं माता जी होती हैं, तो सरस्वती माता साक्षात सत्य की मूर्ति होती हैं, तो सत्यार्थ में देखिए सत्य वर्ड आ रहा है, तो इस टाइप से जोड़कर आप याद रख सकते हैं। बाकी आपको याद है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कई बार मैंने पहले ही कहा कि जब ऑप्शन में आपको दयानंद सरस्वती भी दिए होते हैं, राजा राम मोहन राय भी दिए होते हैं, तब वहां पर आप ऑप्शन गलत करके चले आते, फिर बाद में लगता है अरे इतना सरल कैसे गलत कर दिया। तो थोड़ा सा ऐसे ट्रिक से जोड़ने में चीजें गलत नहीं होती हैं। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट की, जो है आपके रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? सबसे पहला प्रश्न ये, तो आप कहेंगे स्वामी विवेकानंद जी जो हैं उन्होंने की। अच्छा, एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो अभी हमने दो पढ़े स्टार्टिंग के, सबसे पहला हमने पढ़ा आर्य समाज, ब्रह्म समाज, और उसके बाद आर्य समाज। मोस्टली क्वेश्चन उन्हीं दोनों से ही बहुविकल्पी या अति लघु या लघु में आते हैं, तो उसको हमने बहुत ज्यादा इसीलिए डिटेल में पढ़ा, और उसको आपको रटना भी है। बाकी रामकृष्ण मिशन बहुत रेयर केस में पूछे जा सकते हैं, पर वो दोनों ज्यादा पूछे जाते हैं। दूसरा प्रश्न कि कब की थी इन्होंने, तो सन था आपका 1897। और जो स्वामी विवेकानंद जी हैं ये शिष्य थे, किसके शिष्य थे? रामकृष्ण मिशन में ही नाम लिखा हुआ है, रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे कौन? स्वामी विवेकानंद जी। इन्होंने ही जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की थी। मुख्यालय इसका पूछा जा सकता है आपसे एमसीक्यू में, तो कोलकाता के बेलुड़ में जो है इसका मुख्यालय है। ये सब एमसीक्यू में बहुत पूछे जाते हैं, इसके मुख्यालय से संबंधित, स्थापना से संबंधित। फिर अगर बात करें ये जो मिशन था इसकी स्थापना का जो केंद्र था उसमें क्या बात की गई है, तो वेदांत दर्शन जो है उसका प्रचार प्रसार को लेकर जो है वो बताया गया। वेदांत दर्शन के प्रचार प्रसार से संबंधित। और इसी को ही एक और दूसरे पॉइंट्स के तौर पर भी आप याद रख सकते हैं कि शिक्षा के प्रचार प्रसार को लेकर भी इसमें जो है वो बात की गई है। और एक दो पॉइंट के तौर पर अगर आप याद रखना चाहें तो ये कह सकते हैं कि रामकृष्ण मिशन जो है दूसरों की सेवा और परोपकार को कर्म योग जो है वो मानता था। और इसका एक ध्येय वाक्य भी था रामकृष्ण मिशन का, वो था आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च। फिर से रिपीट करता हूं मैं, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च। इसका अर्थ होता है अपने मोक्ष और संसार के हित के लिए। तो आप चाहें तो हिंदी में भी याद रख सकते हैं कि रामकृष्ण मिशन का एक ध्येय वाक्य था जो था अपने मोक्ष और संसार के हित के लिए। इतना ही है रामकृष्ण मिशन में। बात करते हैं नेक्स्ट, थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी। और ये जो है आपका थियोसॉफिकल जो सोसाइटी है ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक होगा, क्योंकि हम लगभग जो 4 वीडियो में हमें कवर करना है, एक चौथाई लगभग हम कवर कर चुके हैं। इस हिसाब से हम चल रहे हैं कि 4 वीडियो में आपको कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक चीजें समझाई जा सकें। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी हम देखते हैं हमारा लास्ट टॉपिक, और इसके बाद हम एक प्रश्न आपसे भी पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम प्रश्न पूछते हैं। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले स्थापना कब हुई, तो आप कहेंगे 1875 ईस्वी में हुई। दूसरा प्रश्न कहाँ हुई, तो आप कहेंगे न्यूयॉर्क में जो है वो हुई। तीसरा प्रश्न न्यूयॉर्क जो है उसमें किसके द्वारा हुई, तो इसमें नाम मैं यहां पर लिखता हूं, अमेरिकन अमेरिकन कर्नल हेनरी अल्काट और रूसी महिला जिनका नाम था मैडम
हेलन पेट्रोवेना ब्लेवेस्की, ये जो है इनका नाम था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में अमेरिकन कर्नल हेनरी ऑलकॉट और रूसी महिला मैडम हेलन पेट्रोवना ब्लेवेस्की जो है इनके द्वारा हुई। अभी हम भारतीय के संबंध में भी बात करेंगे, पर पहले आपको ये भी समझना जरूरी है कि जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है ये आपका दो शब्दों से मिलकर बना है, और ये आपकी थियोसॉफिकल सोसाइटी एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है, या अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक संस्था के रूप में भी आप इसे कह सकते हैं। किस शब्द से बना है? तो ग्रीक शब्द से बना है। और कौन सा ग्रीक है? तो थियोसॉफी ग्रीक भाषा के दो शब्द हैं जिनका नाम है थियोस और सोफिया। थियोस और सोफिया जो है इससे जो है वो मिलकर बना है। फिर इसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर तो आपकी स्थापना हो चुकी थी, फिर इसी के बाद आपका 1875 के बाद 1879 में 1879 ईस्वी में यहाँ जो न्यूयॉर्क की बात हो रही, यहाँ से फिर भारत की बात हुई, तो ये इसका जो मुख्यालय था ये स्थानांतरित हो गया कहाँ पर? मुंबई में। मुंबई में स्थानांतरित हुआ। और 1879 के 3 साल बाद, कब? 1882 ईस्वी में इसका मुख्यालय फिर से स्थानांतरित हुआ, और कहाँ हुआ? अड्यार, चेन्नई में। तो ये जो आपके पेपर में अधिकतर प्रश्न आता है यहीं से आता है कि जो एनी बेसेंट हैं उनके द्वारा प्रचार प्रसार जो किया गया, स्टार्टिंग में जो थे वो तो न्यूयॉर्क की थे, अमेरिकन कर्नल, इनका नाम मैंने बताया, पर अगर बात करें भारत में तो एनी बेसेंट थी जिन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रचार प्रसार आप कह सकते हैं या उसको आगे बढ़ाने का कार्य किया। और स्थापना मुख्य रूप से जब पूछी जाती तो 1882 में अड्यार, चेन्नई में ही जो है वो स्थापित रहा, तो यही पूछा भी जाता है। बहुत सी पुस्तकों में ये 1879 वाला सन नहीं दिया जाता है, पर ध्यान आपको होना चाहिए पहले यहाँ पर मुंबई में स्थानांतरित हुआ था, फिर बाद में 1882 में अड्यार, चेन्नई में स्थापित हो गया था। अब अगर बात करें थियोसॉफिकल सोसाइटी के कुछ उद्देश्य, सारी चीजों को रब कर रहा हूं मैं, उद्देश्य की अगर बात करें तो कुछ पॉइंट जान लीजिए। जैसे एक उद्देश्य था जो ईश्वरीय आध्यात्मिक ज्ञान है उससे संबद्ध करके जो सभी धर्म है उनका एकीकरण करना। तो एक पॉइंट में केवल ध्यान रखिए, क्या चीज? कि जो धर्म है उनका एकीकरण करना। अगर आप पूरा पूरा पॉइंट याद रखेंगे तो पेपर में कुछ नहीं याद रहता है, तो आप ऐसे कीवर्ड याद रखिए। फिर आप कह सकते हैं कि इनका जो दृष्टिकोण था वो समन्वयवादी था। इन्होंने हिंदू और जो बौद्ध धर्म है उनको श्रेष्ठ माना। तो धर्म आप याद रख सकते हैं किसके बारे में इसमें बताया गया है। तो इसी प्रकार हिंदू और बौद्ध धर्म। फिर इसी प्रकार जो कर्म कांड थे उसमें विश्वास नहीं रखते थे। कुछ ऐसे वर्ड भी हैं, कर्म कांड है, कुरीति, जो इसमें आपको नहीं किसी में भी समझ में आ रहा है कुछ पॉइंट लिखने को, तो वो पॉइंट वहां पर आप लिख सकते हैं, क्योंकि सुधार, धर्म सुधार आंदोलन से ही संबंधित लगभग सभी थे। तो ये तो कार्य सभी ने ही किया है, तो जब सभी ने किया है तो आप क्या करिए, पॉइंट वाइज उनमें बीच में यूज कर सकते हैं। सब में एक जैसे नहीं लिखने हैं, याद तो चीजें आपको होनी चाहिए, पर लाइन को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए वो आप यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार इन्होंने ये भी कहा था कि मोक्ष प्राप्ति के लिए जो व्यक्ति हैं उनके अच्छे कर्म, उन पर उनको महत्व देना चाहिए। और पुनर्जन्म के बारे में भी इन्होंने कहा कि ये कर्म कांड में विश्वास नहीं रखती, इसलिए पुनर्जन्म में भी विश्वास करती थी। और जाति प्रथा, सामाजिक अंधविश्वास, कुप्रथाएं, उन सब का इन्होंने विरोध किया। तो यही सब पॉइंट आप उद्देश्य के तौर पर यहाँ पर लिख सकते हैं। कई बार पूछ लिया था ना, उद्देश्य लिखिए। अब आप सोचेंगे अरे हम तो पढ़ के गए थे कि स्थापना थी और किसने की, कब की, और यहाँ उद्देश्य पूछ लिए गए, तो ऐसा घबराइएगा नहीं, पॉइंट वही सब है सब में। तो यही था हमारे आज के इस वीडियो में। अब हम एक पूछ लेते हैं प्रश्न आपसे, पर वो प्रश्न पूछने से पहले वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो अगर आपको थोड़ा भी पसंद आया हो वीडियो, इतनी सारी आपके लिए मेहनत की जा रही है, तो सभी लोग, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है। उम्मीद करते हैं अभी तक कर चुके होंगे, पर जो नए आए हैं जिन्होंने नहीं किया वो लोग कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा, ताकि पेपर की अंतिम तारीख तक इसी प्रकार बेहतरीन से बेहतरीन आपको वीडियो मिलते रहें। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाइएगा।
सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाते हैं। कई बार आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है तो आपकी क्लास ना छूटे उसलिए भी, और कोई पीडीएफ वगैरह भेजी जाती है तो टेलीग्राम पर भेजी जाती है। अब देखते हैं हम वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो हम यहाँ पर सन पूछ रहे हैं। सबसे पहला हम सन पूछ रहे हैं आपसे काकोरी कांड। हम ये सब जो यहाँ पर पूछ रहे हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में हम आपको सारी चीजें पढ़ाएंगे। तो काकोरी कांड आपका कब हुआ, दो प्रश्न हम पूछ रहे हैं। पहला प्रश्न ये है और दूसरा एक और सन पूछ रहे हैं, वो है स्वराज्य दल की स्थापना। तो ये दो प्रश्न हम पूछ रहे हैं, जिन दोनों का आंसर आपको पता है तो वीडियो के मेन कमेंट में बताना है, यदि नहीं पता है तो ढूंढना है फिर बताना है, क्योंकि ये प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट है। तो इसके हम ऑप्शन नहीं दे रहे हैं क्योंकि सन है तो सन के लिए ऑप्शन देने का कोई मतलब नहीं है। चलिए चाहे तो आप ऑप्शन दोनों के लिए ले सकते हैं। 1920 हो गया, 1919 हो गया, 1923 हो गया, 1925 हो गया और 1925 हो गया, 1929 हो गया या 1918 हो गया। ऐसे ही बहुत से ऑप्शन है, इन्हीं में से कोई आंसर होगा। और ये जो ऑप्शन है ये सभी ऑप्शन दोनों क्वेश्चन के लिए है। ऐसा नहीं कि आप सोचिएगा कि ऑप्शन पहले क्वेश्चन के लिए, ऐसा नहीं है। ये 6 ऑप्शन लिखे हैं ये दोनों क्वेश्चन के लिए। चलिए आपके लिए मैंने इतना सा कर दिया है, अब तो आप सभी लोग बता ही देंगे। तो सभी लोग अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास कल सुबह 11 बजे। एक चीज मैं आपको और यहाँ पर बताना चाहूंगा कि आप बीटीसी डीएलएड 4th सेमेस्टर के लिए प्लेलिस्ट यहाँ पर देखिए, ऑप्शन होम वीडियोस प्लेलिस्ट लिखा हो, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सभी प्लेलिस्ट ऑलरेडी, पूरा कोर्स हम ऑलरेडी करा चुके हैं। ये तो हम फिर से आपके लिए रिवीजन करा रहे हैं, जिसमें फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर करके लिखा हुआ है। इसी प्रकार थर्ड सेमेस्टर का सभी कोर्स है, सारी चीजें हैं, और फोर्थ सेमेस्टर का भी है जिसमें फास्ट रिवीजन के देखिए सभी वीडियो हैं। जितने भी बहुविकल्पी हैं सभी के वीडियो हैं। मैथ का पूरा कोर्स है, सोशल साइंस है, साइंस है, ये एरो बना हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे तो और सारे वीडियो आ जाएंगे। मॉडल पेपर 2020 के पड़े हुए हैं सभी, फर्स्ट पेपर 2019 पेपर, 2016 पेपर, 2017 के सभी प्रीवियस ईयर पेपर, 2018 19 सारी चीजें पड़ी हुई हैं। तो इन सबको आप देख सकते हैं यदि आप देखना चाहते हैं तो। ये सभी वन लाइनर भी हैं इसी टाइप से। तो कोई चीज़ भी बहुत ज़्यादा डिटेल में अगर आपको पढ़नी है तो ये टॉपिक वाइज हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। और यदि ना मिले आपको ये प्लेलिस्ट तो आप कमेंट कीजिएगा, वहाँ पर मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। और आप फेसबुक पर भी मैसेज कर सकते हैं, वहाँ भी बालाजी स्टडी अड्डा नाम से आईडी बनी हुई है, वहाँ पर भी आप जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम के लिए भी अलग से अबाउट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।